स्टूडेंट्स, आज एक नई विषय सामग्री के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ और आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है, पहला टॉपिक वो है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। इसके बारे में 3 वीडियो हमारे बन चुके हैं। पहले वीडियो में बताया था कि पुर्तगाली शक्ति कैसे आई, दूसरे में बताया था कि फ्रांसीसी शक्ति कैसे आई और तीसरे में बताया था कि अंग्रेज शक्ति कैसे आई। अब इसमें जब फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों लोग भारत में आकर के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना व्यापारिक वर्चस्व स्थापित कर चुके थे, तो भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अब दोनों ही शक्तियां ये प्रयास कर रही थीं कि किस तरीके से वो व्यापार के साथ साथ राजनीतिक शक्ति को बढ़ा सकें और अपने उपनिवेश स्थापित कर सकें। तो कहने का तात्पर्य ये था कि अब उनमें उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी जो विचारधारा थी वो पनपने लगी थी। तो उसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। वहाँ के नवाब को मार दिया गया था, मराठों के द्वारा लूट लिया गया था, जिसके कारण से स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। इधर हैदराबाद का निजाम जो था, आसफ शाह, वो बूढ़े हो चुके थे, वो स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पर दोनों शक्तियों की नज़र लगी हुई थी, फ्रांसीसियों की और अंग्रेजों की भी। तो अब हम ये देखेंगे इन दोनों शक्तियों के बीच जो युद्ध हुए उनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये 3 प्रमुख युद्ध हुए थे जिनके बारे में अभी हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप समझेंगे कि किस तरीके से ये तीनों के तीनों युद्ध हुए थे, इनके कारण क्या थे, प्रमुख घटनाएं क्या थी, परिणाम क्या हुए और इनका प्रभाव क्या पड़ा भारत के ऊपर। ये सारी बातों पर विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कारण, यानी वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण से ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो जो राजनीतिक स्थिति भारत की अगर देखी जाए तो पहला हमने जो बताया आपको वो था कि कर्नाटक और हैदराबाद दोनों की स्थिति खराब थी। लेकिन यहाँ जो पहला पॉइंट हमने दिया है वो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया का जो शासक था उसकी मृत्यु हो जाने पर ऑस्ट्रिया की गद्दी को पाने के लिए यूरोप में घमासान मचा हुआ था। स्पेन का भी जो है वो वहाँ पर थोड़ा दखलंदाजी थी और दूसरे लुई जो फ्रांस का राजा था, लुई 14वां, वो भी प्रयास कर रहा था। तो उसके कारण से और इंग्लैंड भी प्रयास कर रहा था, जिसके कारण से क्या था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध होने के कारण से भारत में भी आपसी एक तरीके से वैमनस्य पैदा हो गया था। तो वो विचारधारा युद्ध को जन्म दे रही थी। दूसरी बात है कैप्टन वर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना। अंग्रेज कैप्टन थे वर्नेट। उन्होंने जो व्यापार करने वाले फ्रांसीसी जहाज थे उन पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण से फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांस की सरकार नाराज थी, जिससे कि उस नाराजगी का परिणाम ये था कि वो यूरोप में तो युद्ध की स्थिति में थे ही, वो भारत में भी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। उसके बाद डुप्ले द्वारा अंग्रेज गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। जो फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर के आया था डुप्ले, उसने अंग्रेज गवर्नर को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। ये अंग्रेजों के सम्मान को बहुत बड़ी ठेस थी। अंग्रेज इसका बदला लेना चाहते थे, तो इसलिए भी वो निरंतर प्रयास कर रहे थे, अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, शस्त्र बढ़ा रहे थे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत हम आक्रमण करेंगे और युद्ध करेंगे। इसके बाद देखें 1744 ईस्वी में डुप्ले ने अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए मिस्र से लाबूर दीने को भारत बुलाया और तैयारी शुरू कर दी। लाबूर दीने जो है एक फ्रांसीसी अधिकारी था, बल्कि जहाज का कैप्टन था, और उसको वो जो मिस्र में था, मिस्र में फ्रांस का व्यापार कर रहा था, उसको वहां से बुला लिया जहाजी बेड़े के साथ में कि आप आ जाओ, यहाँ भारत में युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो परिस्थितियां थीं ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बनती हैं, जो कि 1746 में शुरू होता है और 1748 ईस्वी तक चलता है। इसको अडयार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अडयार नामक स्थान पर हुआ था।
अब हम देखते हैं कि आखिर इस कर्नाटक युद्ध की घटनाएं क्या थी। लाबुर्दीने जो है, जो कि मिस्र से आता है, बड़ा जहाजी बेड़ा लेकर के आता है और इसके साथ में 3000 सैनिक भी हैं, उनको लेकर के आया और आकर के ड्यूप्ले के साथ मिलकर के 1746 में इसने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और मद्रास से अंग्रेजों को खदेड़ दिया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब लाबुर्दीने और ड्यूप्ले ये काम तो दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन बाद में अपनी अपनी प्रतिष्ठा के कारण से, अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के कारण से, अपने अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए इनमें आपस में मतभेद हो जाता है और लाबुर्दीने उसी स्थिति को छोड़ करके वापस चला जाता है। अब इधर दूसरा क्या होता है कि कर्नाटक का नवाब जो अनवरुद्दीन है, उसने जो है इसी समय, जब मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा तो हो गया, लेकिन लाबुर्दीन ने जब अपने सैनिकों के साथ वापस चला गया तो अनवरुद्दीन ने यह सोचा कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय न तो अंग्रेज वहां पर शक्ति के रूप में है और ड्यूप्ले भी कमजोर हो चुका है, लिहाजा हमें मद्रास पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो वो कब्जा करने का प्रयास करता है और फिर ड्यूप्ले और नवाब के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। ड्यूप्ले और नवाब, ड्यूप्ले कौन, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है, और नवाब जो अनवरुद्दीन साहब हैं, कर्नाटक के नवाब, इन दोनों के बीच संघर्ष शुरू होता है और अडियार नामक स्थान पर नवाब की सेना पराजित हो जाती है 1746 ईस्वी में। जब नवाब की सेना पराजित हो जाती है इस युद्ध में तो स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और ड्यूप्ले को जब सफलता मिल गई तो उसने क्या काम किया, उसका मन और बढ़ गया और उसने सेंट डेविड की स्थापना कर दी। सेंट डेविड की जब स्थापना कर दी तो इधर जो अंग्रेज हैं वो देख रहे हैं स्थिति को, और अंग्रेजों ने क्या काम किया, ये अंग्रेज अधिकारी था लॉरेंस, उसने वो किला नहीं जीतने दिया और बल्कि पांडिचेरी जीतने का प्रयास किया, यानी ड्यूप्ले को आगे नहीं बढ़ने दिया और जो पांडिचेरी ड्यूप्ले के कब्जे में था उस पर भी अटैक कर दिया लॉरेंस ने। तो कहने का मतलब है कि अब सीधी लड़ाई शुरू हो गई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। जो लड़ाई पहले फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच चल रही थी वो तो समाप्त हो गई थी, है ना, और अब नई लड़ाई शुरू हो गई लॉरेंस और ड्यूप्ले के बीच में। अब क्या हुआ कि स्थिति को देख करके कंपनी के, इंग्लैंड की कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने एक जहाजी बेड़ा भेज दिया वहां पर एडमिरल बॉस्कावेन के नेतृत्व में, जो लॉरेंस की मदद करेगा जाकर के। उसने वहां पर जब बेड़ा भेजा तो अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई और अंग्रेजों की जब शक्ति बढ़ गई तो फिर घमासान और तेज हो गया और ये युद्ध चला। लेकिन अब ये युद्ध चल ही रहा था तो इधर यूरोप में 1748 ईस्वी में एक्स-ला-शापेल की संधि हो गई। ये एक्स-ला-शापेल की संधि जो थी वो फ्रांसीसी शक्ति और ब्रिटिश शक्ति के बीच में हुई थी यूरोप में। तो यूरोप में हुई तो अब ये हुआ कि यूरोप में अगर दोनों शक्तियां आपस में संधि करती हैं तो वो भारत में भी लड़ाई नहीं करेंगी, और जिसके कारण से इस संधि के अनुसार ये युद्ध समाप्त हो गया। तो ये था कर्नाटक का पहला युद्ध जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं हो पाया। ये युद्ध यूरोपीय परिस्थितियों के कारण से रोकना पड़ा। अब हम देखेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए। परिणाम ये हुए कि कर्नाटक में फ्रांसीसियों को विजय प्राप्त हो गई, क्योंकि पहले ही बताया हमने कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को ड्यूप्ले ने पराजित कर दिया था, जिसके कारण से फ्रांसीसियों को कर्नाटक में विजय मिल गई है? तो ये एक तरीके से फ्रांसीसियों की सफलता थी। अंग्रेजों को वहां पर किसी प्रकार की विजय प्राप्त नहीं हो पाई थी। दूसरी चीज क्या हुई, दूसरा परिणाम ये निकला कि नौसैनिक शक्ति की क्षमता सिद्ध हुई, यानी जो नेवी पावर थी वो नेवी पावर पता चली, क्योंकि लाबुर्दीने वहां से पूरा बेड़ा लेकर के आया था। अगर वो बेड़ा लेकर के नहीं आता तो शायद ये युद्ध इतना प्रभावकारी नहीं हो पाता।
इधर अंग्रेजों की शक्ति, जो अंग्रेज जो है वो अपनी नेवी पर सबसे ज्यादा घमंड करते थे, अभिमान करते थे, तो वो शक्ति भी प्रदर्शित हुई। तो नौसैनिक सब जो शक्ति थी उसकी क्षमता स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद भारतीय रियासतों की राजनीतिक कमजोरी उजागर हो गई। भाई कर्नाटक की स्थिति को देख करके ये स्पष्ट हो गया विदेशी शक्तियों के सामने कि भारत की राजनीतिक शक्ति बहुत मजबूत नहीं है। जो शासक हैं वो आपसी झगड़ों में फंसे हुए हैं और लिहाजा यहाँ की राजनीतिक शक्ति का फायदा उठाया जा सकता है कि जो शक्ति कम है, कमजोर शक्ति का, और यहाँ पर निवेश स्थापित किए जा सकते हैं। ये अब पता चल गया दोनों शक्तियों को। अगली चीज क्या हो गई, एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता की महत्वाकांक्षा शुरू हो गई। अब अंग्रेज भी सोचने लगे कि हम अपना व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाएं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, और फ्रांसीसी भी ये चाहने लगे कि हम अपना क्षेत्र बढ़ाएं। तो एक तरीके से ये कंपटीशन शुरू हो गई एंग्लो फ्रेंच पावर्स के बीच में, और इन एंग्लो फ्रेंच पावर्स के बीच ये प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाने के कारण से अब दूसरा युद्ध भी शुरू हो गया। यानी बहुत दिनों तक शांति स्थापित नहीं रह पाई, और कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ 1749 से 1754 के बीच में, जिसको अंबूर का युद्ध कहा जाता है। अब इसके कारण क्या थे वो जरा देखें। सबसे पहला कारण था हैदराबाद तथा कर्नाटक में उत्तराधिकार की समस्या। इधर को क्या हुआ कि अनवरुद्दीन के पतन के बाद, जब अनवरुद्दीन के पतन के बाद क्या हुआ, एक दूसरे व्यक्ति को, मुस्तफा अली को बैठाया गया गद्दी पर, फिर उसके बाद फिर निजाम ने अनवरुद्दीन को बिठा दिया। तो इसलिए कर्नाटक की समस्या पैदा हो गई। अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद वहां कौन उत्तराधिकारी बनेगा। इधर हैदराबाद में क्या था, निजाम जो आसफ शाह बूढ़े थे उनकी मृत्यु हो जाने पर यह था कि हैदराबाद में कौन शासन करेगा। तो इस तरीके से ये समस्या पैदा हो गई। अब ये इस पर दोनों शक्तियों की नजर है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी शक्तियों की। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, दूसरी महत्वपूर्ण कारण था, वो क्या था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की अतृप्त पिपासा। यानी जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो दोनों ही शक्तियां लड़ रही थी, लेकिन मजबूरी में रिजवेक की संधि जो आपको बताया था वहां, एक्स ला सापेल की जो संधि थी जो हुई थी यूरोप में, उसके आधार पर बंद हो गया था। तो दोनों ही प्यासे लौट गए। कहने का मतलब है कि जो मिशन लेकर आए थे, जो लक्ष्य लेकर के आए थे, जो महत्वाकांक्षा लेकर आए थे, वो पूरी नहीं हो पाई थी, लिहाजा फिर युद्ध करना चाहते थे। अगली बात, डुप्ले द्वारा चंदा साहब और मुजफ्फरजंग का पक्ष लेना। अब स्थिति ऐसी बन गई कि दो ग्रुप बन गए थे। कर्नाटक और हैदराबाद की राजनीति में दो प्रमुख ग्रुप बन गए थे, और अपने अपने ग्रुप के लोग जो है वो गद्दी पर बैठना चाहते थे। अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने क्या काम किया कि जिस समूह का पक्ष फ्रांसीसी ले रहे थे उसके विरोधी समूह का पक्ष अंग्रेज ले रहे थे। तो डुप्ले जो है वो चंदा साहब और मुजफ्फरजंग का पक्ष ले रहा था, जो कि कर्नाटक का महत्वपूर्ण वो था, और इनके विरोधी ही कर्नाटक में थे अनवरुद्दीन और नासिर जंग। तो अंग्रेजों द्वारा अनवरुद्दीन और नासिर जंग का पक्ष लिया जा रहा था। तो कहने का मतलब ये दोनों ही शक्तियां इन दोनों पक्षों को प्रोत्साहित करके संघर्ष करवाना चाहती थी ताकि उन्हें युद्ध में जाने का मौका मिल जाए। तो ये वो परिस्थितियां थी जिनके कारण से कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था। अब देखते हैं कि आखिर घटनाएं कौन कौन सी हुई। तो सबसे पहले 3 अगस्त 1749 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच अंबूर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अब ये दोनों पक्ष थे कौन से, एक तरफ चंदा साहब, मुजफ्फरजंग और डुप्ले। चंदा साहब, मुजफ्फरजंग और डुप्ले, यानी कि फ्रांसीसी शक्ति जो थी वो इन लोगों के साथ खड़ी हुई थी कि अगर ये जीत जाते हैं तो इनमें से वो किसी व्यक्ति को नवाब बनाएंगे। दूसरा जो था पक्ष वो था अनवरुद्दीन, नासिर जंग और अंग्रेज। तो ये जो पक्ष था ये चाहता था कि अगर हमारी विजय हो जाती तो हम इनमें से बनाएंगे। तो इन दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया।
अनवरुद्दीन को पराजित करके मार दिया गया। अनवरुद्दीन मार दिया गया और अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, वो जान बचाकर अपनी तिरुचिरापल्ली भाग गया, वहां तिरुचिरापल्ली शरण में चला गया। चंदा साहब ने अर्काट को राजधानी बना दिया। कहने का मतलब है फ्रांसीसी पक्ष की यहां पर जीत हो गई है? और फ्रांसीसी पक्ष ने अनवरुद्दीन का बेटा तो वहां चला गया, तो चंदा साहब को अर्काट की राजधानी बना दिया। नहीं, चंदा साहब ज्यादा पावरफुल हो गए। अब फ्रांसीसियों ने जो ये युद्ध में मदद की थी उस पक्ष की, उसने क्या किया, उसके बदले में उसको 80 गांव, पांडिचेरी के आसपास के 80 गांव उसको पुरस्कार के रूप में दिए गए। तो कहने का मतलब फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब अंग्रेज चैन से कहां बैठने वाले थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी शक्ति बढ़े, वो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। और 1750 ईस्वी में क्या हुआ कि नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से फ्रांसीसी पक्ष को संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। यानी कि नासिर जंग जो व्यक्ति था, जो कि अंग्रेजों के पक्ष का था, उसने जो है अंग्रेजों से मदद ली, सैनिक मदद ली, हथियार लिए और फ्रांसीसी पक्ष पर आक्रमण कर दिया और उस संयुक्त सेना को हरा दिया। अब क्या हो गया कि लेकिन हरा तो दिया और इसी समय उसकी सेना में विद्रोह हो गया, और विद्रोह जब हो गया तो किसी ने नासिर जंग को मौत के घाट उतार दिया। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के पक्ष की विजय होने के बाद भी उनको वो फायदा नहीं मिल पाया। अब नासिर जंग मारा गया तो मुजफ्फर जंग बचा। मुजफ्फर जंग जो था वो डुप्ले ने उसको दक्कन का सूबेदार बना दिया। फ्रांसीसी पक्ष को फिर मौका मिल गया और मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपए दिए इस काम के लिए। 50 लाख रुपए कंपनी को दिए कि वो दक्कन के सूबेदार बन गए। ठीक, और डुप्ले साहब को व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ। व्यक्तिगत रूप से लाभ ये हुआ कि मुजफ्फर जंग के द्वारा नवाब बन जाने पर 20 लाख रुपए दिए गए उनको नकद, और साथ में 1 लाख रुपए की जागीर दी गई कि इस जागीर से आप 1 लाख रुपए वार्षिक प्राप्त करेंगे। अब इसके अलावा इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए दिए गए सैनिक व्यय के लिए। जो आप युद्ध में सेना ने कार्य किया है उस पर जो सैनिक व्यय हुआ है उसके लिए 5 लाख रुपए दिए गए। और इसके बदले में दरबार में एक अधिकारी रखने का इंतजाम किया गया। जनरल बुस्सी वो पहले अधिकारी थे जो फ्रांसीसी सैनिकों सहित निजाम की रक्षा के लिए रखे गए थे। हैदराबाद में निजाम की रक्षा के लिए मुजफ्फर जंग जो निजाम बन चुका था उसके लिए रखे गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फ्रांसीसियों को बहुत बड़ी सफलता मिल गई थी। लाखों रुपए उनको प्राप्त हो गए, जागीर प्राप्त हो गई और उनकी सैनिक टुकड़ी वहां हैदराबाद में रखी गई जो कि निजाम की सुरक्षा करेगी। अब इसके बाद डुप्ले मोहम्मद अली से संधि करना चाहता था जो तिरुचिरापल्ली में था। मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का बेटा था और जो भाग गया था जान बचा करके तिरुचिरापल्ली में, वो उससे चाहता था, लेकिन वो झांसा देता रहा और संधि नहीं की। अब इसी समय क्या होता है कि अंग्रेज सेना के क्लर्क लॉर्ड क्लाइव ने अर्काट पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक ब्रिटिश कंपनी का एक क्लर्क जिसका नाम क्लाइव होता है, वो एक योजना बनाता है कि भाई बहुत पराजय हो गई है अंग्रेजों की, और अब एक योजना बनाता है और उस योजना के आधार पर ये कहता है कि इस योजना पर चलिए तो सफलता मिलेगी हम लोगों को। उसकी योजना को मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। अब उसकी योजना के आधार पर क्या किया जाता है कि अर्काट का घेरा डाला जाता है। अर्काट जो कि राजधानी बनाया था चंदा साहब ने, उसका घेरा डाला जाता है। वो 500 सैनिकों को लेकर जाता है और 53 दिनों तक वहां का घेरा डाले रहता है। बराबर युद्ध चलता रहता है, लेकिन अर्काट को जीत नहीं पाता उस समय। और लास्ट में क्या करता है, क्लाइव ने क्या काम किया कि अर्काट को जीत लिया। 53 दिन के बाद जीत लिया और अर्काट के साथ साथ जो आसपास का इलाका था उस पर भी कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों को ये पहली सफलता मिली। इसीलिए जो क्लाइव है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है कंपनी का।
1752 ईस्वी में क्या है, त्रिचिरापल्ली पर, त्रिचिरापल्ली जहां पर कि मोहम्मद अली को शरण मिली हुई थी, वहां पर क्लाइव और लॉरेंस की सेना जाती है। दोनों वहां पर आक्रमण करते हैं और त्रिचिरापल्ली को मुक्त करा लेते हैं, त्रिचिरापल्ली को जीत लेते हैं। और इसके बाद फ्रांसीसी सेनानायक फ्रांसिस लॉरेंस को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जीत तो लेते हैं, बाद में जो डुप्ले था उसके सामने फ्रांसिस लॉरेंस को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, क्योंकि वहां फ्रांसीसी शक्ति भी पहुंच जाती है। इसके बाद चंदा साहब की हत्या हो जाती है कर्नाटक में, और मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन का पुत्र था उसको कर्नाटक की गद्दी पर बिठाया जाता है। अब एक नया गया, अब कहने का मतलब आप यहां पर देख रहे हैं कि जो भारतीय प्रांत हैं वहां पर किसको नवाब बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, ये शक्ति अब विदेशी शक्तियों के पास पहुंच गई। या तो फ्रांसीसी निश्चय करेंगे या फिर अंग्रेज निश्चय करेंगे। तो ये हमारे देश की राजनीतिक कमजोरी उजागर हो गई। अगली बात, 1752 ईस्वी तक डुप्ले ने स्थितियों को संभालने का पूरा प्रयास किया। अब कहने का मतलब यह है कि त्रिचिरापल्ली के विजय के बाद स्थिति बिगड़ने लगी और अंग्रेज शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। फ्रांसीसी लोगों में, फ्रांसीसी कंपनियों में थोड़ा सा आपस में जो मन था वो खट्टा होने लगा और डुप्ले जो है बहुत परेशान हो गया। वो काफी कोशिश की उसने स्थिति को संभालने की, लेकिन अंग्रेजों ने इसी दौरान बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो फ्रांसीसी थे, और डुप्ले थोड़ा कमजोर होता चला गया। 1753 ईस्वी में डुप्ले जो है बेबस हो जाता है और डचों से संधि कर लेता है, डचों से संधि करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो डुप्ले जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया, 1753 तक अंग्रेज बराबर परेशान कर रहे हैं, डच भी उसके साथ संधि नहीं कर रहे हैं, कंपनी के अधिकारी भी उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो परेशान हो जाता है। और फिर 1754 ईस्वी में एक प्रार्थना पत्र देता है और उसके माध्यम से वापस फ्रांस लौट जाता है कि भाई अब मैं कंपनी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। और 1754 में ही फिर गॉड ह्यू नामक व्यक्ति जो है वो गवर्नर बनकर भारत आता है, और जैसे ही वो भारत आता है वैसे ही उसने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि कर ली। पांडिचेरी में आके, कहने का मतलब है उसको ये कहकर के भेजा गया था कि वहां संघर्ष बंद कर दो और जो अपने क्षेत्र हैं केवल उन्हीं से व्यापार करो, वहीं वहां पर व्यापार को संभालो, बहुत ज्यादा हमको दूसरे क्षेत्रों की जरूरत नहीं है, ये कहकर उसको भेजा गया था। लिहाजा उसने आते ही पांडिचेरी की संधि कर ली। ये पांडिचेरी की संधि जो है 1754 ईस्वी में होती है, और इसकी प्रमुख शर्तें क्या होती हैं, प्रमुख बातें क्या होती हैं, वो ये है कि एंग्लो फ्रेंच दोनों पक्ष भारतीय शासकों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब दोनों ने ये निश्चय किया कि अब हम मतलब जो भारतीय प्रशासनिक मुद्दे होंगे या राजनीतिक मुद्दे होंगे उनमें हम किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी बात हुई कि भारतीयों द्वारा दी गई उपाधियां वापस कर देंगे। भारतीयों ने जो बहुत सी उपाधियां दी थी, खान की, राय साहब की, वो सब वापस कर देंगे। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया, फ्रेंच पावर ने भी और एंग्लो पावर ने भी। तीसरा जो प्रमुख परिणाम निकला, तीसरी जो शर्त रखी गई थी वो थी कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर देंगे। कहने का मतलब अब तक जो भी क्षेत्र, चाहे वो फ्रांसीसियों ने जीते हों चाहे वो अंग्रेजों ने जीते हों, वो एक दूसरे को वापस कर देंगे ताकि अपनी अपनी स्थिति में पहुंच जाए। और जो चौथी शर्त रखी गई और वो ये रखी गई कि आज के बाद युद्ध नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त माना जाएगा। तो इसी सूचना के साथ, इसी शर्त के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी, पांडिचेरी की संधि हो जाने के बाद भी दोनों ही पक्ष असंतुष्ट रहे। जो बात वो मन की बात बाहर नहीं लाना चाहते थे, अंदर ही अंदर उनके मन में वो गुबार बना हुआ था, और वो गुबार धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। और केवल 2 साल के बाद ही फिर स्थिति बिगड़ गई और कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, जिसको बांडीवास का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये बांडीवास नामक जगह पर हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी तक। इसके प्रमुख कारण क्या थे, इन पर विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण था वो था एंग्लो फ्रेंच, दोनों पक्ष यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही पक्ष यद्यपि ये शर्त कर चुके थे,
कि हम एक दूसरे के खिलाफ कोई विरोध नहीं करेंगे, अब शांति से रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर भितरघात करते रहे, यानी अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचते रहे कि किस तरीके से मौका पड़ने पर अंग्रेज फ्रांसीसियों को मात दे दें और फ्रांसीसी किस तरीके से वो अंग्रेजों को मात दे दें। तो ये अंदर ही अंदर चलता रहा, जो कि बहुत कष्टकारक था, नुकसानदेह था। दूसरी बात, दूसरा कारण था 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। यूरोप में 7 ईयर वार शुरू हुआ ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में। उसमें क्या था, उसमें एक पक्ष जो दोनों पक्ष सहायता मांगते हैं इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड मना कर देता है, जो कारण बनता है, जबकि फ्रांस चाहता था कि उसकी मदद की जाए सप्तवर्षीय युद्ध में, मगर ऐसा नहीं होता है। तो वो नाराज फ्रांस जो है वो भारत में अंग्रेजों से बदला लेना चाहता है, जिससे कि युद्ध की स्थिति बन गई। अगली बात, गुप्त रूप से सैन्य शक्ति वृद्धि की कार्यवाही चलती रही। गुप्त रूप से दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाते रहे, बराबर जहाजी बेड़े को बढ़ाते रहे, सैनिकों की भर्ती करते रहे, उनको प्रशिक्षण देते रहे। तो इससे क्या हुआ, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती चली गई। अगली बात, किसी भी पक्ष की महत्वाकांक्षा पूर्ण न होना। जो पहले 2 युद्ध हो चुके थे, उन दोनों युद्धों में किसी की महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि दूसरे युद्ध के बाद यह कह दिया गया था भाई अपने अपने क्षेत्र वापस ले लो, तो जो जहां था वहीं पहुंच गया। तो अतिरिक्त क्षेत्रों ने मिला ही नहीं किसी भी पक्ष को जो कि वो पाना चाहते थे, तो महत्वाकांक्षा तो वहीं अधूरी रह गई। लिहाजा वो चाहते थे कि अब नया युद्ध करके अपने क्षेत्र को बढ़ाया जाए, अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए। 5वां और अंतिम कारण यह था कि जो हैदराबाद के निजाम थे मुजफ्फर जंग, उनकी हत्या हो गई, और उनकी हत्या हो जाने के बाद वहां फ्रांसीसी शक्ति थी, उसने उत्तरी सरकार, उत्तरी जो क्षेत्र था हैदराबाद का, वहां पर अपनी सेना पहुंचा दी। तो इससे क्या हो गया, फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हो गया, जो कि अंग्रेज कतई नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। लिहाजा युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब युद्ध की घटनाएं क्या होती हैं। फ्रांस को उत्तरी सरकार के 4 जिले राजमुंदरी, एन्नौर, मुस्तफानगर, चिकागोल मिल जाने से अंग्रेजों को जलन हो गई। मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही निजाम की मृत्यु हो गई तो वहां पर निजाम की रक्षा के लिए, सुरक्षा में रखा गया जो प्रतिनिधि था, उस प्रतिनिधि के पास सेना भी थी। फौरन उसने उस सेना को लेकर उत्तरी सरकार के 4 जिलों पर कब्जा कर लिया था, राजमुंदरी, एन्नौर, मुस्तफानगर और चिकागोल। जब इन 4 पर कब्जा हो गया, ये समाचार जब अंग्रेजों को मिला तो अंग्रेजों को बहुत कोफ्त हुई, बहुत जलन हुई। उनका ये तो इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली है, हमें भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद 1756 ईस्वी में त्रिचरापल्ली को पाने का प्रयास किया। फ्रांसीसियों की उधर इच्छा और बढ़ गई, जब उनको 4 जिले मिल गए तो वो त्रिचरापल्ली पर भी अपना कब्जा करने के लिए प्रयास करने लगे। तो अब अंग्रेज चैन से कैसे बैठ सकते थे। लिहाजा 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पटना, कासिम बाजार, चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। कहने का मतलब यह था कि जब दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ गई और विभिन्न क्षेत्रों पर उनका कब्जा हो गया, तो अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार में जो फ्रांसीसी फैक्ट्रियां थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया। इससे फ्रांस बहुत नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपकी किसी भी फैक्ट्री पर कब्जा नहीं किया है, आपने हमारी फैक्ट्री पर क्यों कर लिया। तो अंग्रेजों ने यह जवाब दिया कि आपने भारतीय क्षेत्रों पर तो किया है। कहने का मतलब है आपस में विवाद बढ़ गया। और जून 1858 में काउंट डी लैली, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया था, उसने फोर्ट सेंट किले पर कब्जा कर लिया। वो आया फ्रांसीसी गवर्नर बनकर, उसने फ्रांस की शक्ति को और बढ़ा दिया और सेंट किले पर कब्जा कर लिया। अब इन दिनों क्या है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच छुटपुट लड़ाई चल रही है सब जगह। तो अंग्रेजों से उसने मुक्त करा लिया फोर्ट सेंट, जिसके कारण से अंग्रेज और ज्यादा नाराज हो गए और प्रयास करने लगे। दिसंबर 1858 में लैली ने बुस्सी की सहायता से मद्रास पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए फ्रांसीसी शक्ति निरंतर बढ़ती चली जा रही है। अब लैली और बुस्सी की मदद से मद्रास पर भी हो गया।
हैदराबाद की उत्तरी सरकार पर कब्जा हो गया था, तिरुचिरापल्ली पर कब्जा हो गया और मद्रास पर भी कब्जा हो गया। लेकिन मद्रास पर कब्जा करना ये बहुत बड़ी भूल थी फ्रांसीसियों की, क्योंकि वहां अंग्रेज बहुत शक्तिशाली रूप में बैठे हुए थे। अब बुस्सी को क्या हुआ कि बुस्सी जो है हैदराबाद छोड़ करके जब मद्रास आ गए, तो जैसे ही उन्होंने हैदराबाद छोड़ा, वैसे ही अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार पर कब्जा कर लिया। उत्तरी सरकार के वो 4 जिले जो मैंने अभी पीछे बताए थे, एन्नौर, राजमुंदरी, चिकाकोल इत्यादि जो थे, उन पर कब्जा कर लिया। तो कहने का मतलब है अब सीधा अंग्रेज फ्रांसीसी हिंदुस्तानी क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं, तो अंग्रेज फ्रांसीसियों के क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। मौका मिलने पर अंग्रेज फ्रांसीसियों के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों पर भी कब्जा कर रहे हैं। कहने का मतलब है अब क्षेत्रों को हड़पने की नीति, छीनने की नीति, कब्जा करने की नीति शुरू हो गई। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को इतना पारा बढ़ चुका था, इतनी दोनों तरफ से कसमकस बढ़ चुकी थी कि अब बिना युद्ध किए नहीं रह सकते थे। तो बांडीवास नामक स्थान पर युद्ध होता है, जहां पर अंग्रेज सेनापति है सर आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति है लेली। इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया यहां पर बांडीवास के युद्ध में। और इसके कारण 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र पांडिचेरी भी जीत लिया। यानी अब तक जो पीछे फ्रांसीसी शक्ति बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, वो फ्रांसीसी शक्ति पराजित होने लगी और 1761 ईस्वी में पांडिचेरी जो कि उनका मुख्यालय था, वो भी अंग्रेजों ने जीत लिया। तो इस तरीके से ये तीसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया, तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, जिसमें अंग्रेजों को बहुत बड़ी सफलता मिली। बहुत सारे फ्रांसीसी क्षेत्रों को जीत लिया, बहुत सारे हिंदुस्तानी क्षेत्रों को जीत लिया, भारतीय क्षेत्रों को जीत लिया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर फ्रांसीसियों की पराजय क्यों हुई, क्या कारण थे। तो अगर हम इन कारणों को देखें तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सैनिक शक्ति में और कंपनियों की शक्ति में क्या अंतर था जिससे कि अंग्रेजों को सफलता मिल गई। पहला अंतर, सामुद्रिक शक्ति की निर्बलता। फ्रांसीसियों की सामुद्रिक शक्ति कमजोर थी, जबकि अंग्रेजों की शक्ति बहुत ज्यादा थी। दूसरी बात, आर्थिक दुर्बलता। अंग्रेज जो है तरह तरह से भारत से लाभांश कमा करके कर वसूली करके, अन्य छूटें प्राप्त करके बहुत तरीके का धन इकट्ठा कर चुके थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास इतना धन नहीं था। अगली बात, अशक्त सरकारी नियंत्रण। जो सरकारी नियंत्रण था वो अंग्रेज कंपनी का ज्यादा अच्छा था बजाय फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांस में देखें कि डुप्ले और लेबोर्बूदे जो कि मिस्र से आया था, उन दोनों ने पहले तो युद्ध जीता और फिर आपस में ही मनचाल हो गई और उसका परिणाम ये हुआ कि वो लाबोदे ने साथ छोड़ करके चला गया। तो ये स्थिति अच्छी नहीं थी। अगली बात, फ्रांसीसी पदाधिकारियों में सहयोग। जो फ्रांसीसी पदाधिकारी थे उनमें असहयोग था, सहयोग नहीं कर रहे थे एक दूसरे का, जिसके कारण से पराजय का मुंह देखना पड़ा। अगली बात, गवर्नरों के साथ दुर्व्यवहार। जो गवर्नर्स फ्रांसीसी आए थे, जो अपना योजना लेकर के आते थे, उनको उतनी छूट नहीं मिली हुई थी जितनी कि अंग्रेज गवर्नरों को मिली हुई थी। वो उस तरीके से उनको लागू नहीं कर पाते थे और कभी कभी तो दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता था। जैसा कि डुप्ले ने, जो कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति का संस्थापक था, उसकी वृद्धि और समृद्धि करने वाला था, उसी को अपमानित किया गया और उसे मजबूर होकर के वापस फ्रांस जाना पड़ा था। तो ये स्थिति जो है वो फ्रांस के लिए जो है सफल नहीं होने दिया इसने। अगला, यूरोप में फ्रांस की पराजय। यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसमें फ्रांस की पराजय हो चुकी थी, जिसके कारण से मनोबल गिरा हुआ था और भारत में भी पराजय हो गई। अगला पॉइंट है डुप्ले का वापस जाना। डुप्ले बहुत ही सक्रिय गवर्नर था, बहुत अच्छे काम कर रहा था, बराबर नजर रख रहा था, कंपनी को बढ़ा रहा था आगे, तो उसको वापस बुला लिया गया, जिसके कारण जो बाद में गवर्नर आए वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाए। और अगला और अंतिम कारण था फ्रांस सरकार की बदलती नीतियां। फ्रांस सरकार की बार बार नीति बदल रही थी कि अब के युद्ध करना है, अब नहीं करना है, अब संधि कर लेना है, अब शांत रहना है। तो ये जो बदलती हुई नीतियां थी वो निरंतर फ्रांस की कंपनी के पदाधिकारियों का, उनके सैनिकों का
और व्यापारियों का मनोबल गिरा रही थी, जिसके कारण से फ्रांस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपको एंग्लो फ्रेंच पावर के बीच में भारतीय क्षेत्रों को पाने के लिए, अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए जो युद्ध हुए थे, जिनको कि कर्नाटक युद्ध कहा गया था, उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरीके की आपको शंका है और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसी तरीके के अन्य वीडियो आपके पास बराबर आते रहेंगे, तो आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए।